हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनका गुणनफल ज्ञात करना है। अब तक जो हमने गुणा सीखी है या जो हमने गुणा की है वो पूर्ण संख्याओं या फिर प्राकृत संख्याओं के मध्य उनका गुणनफल ज्ञात किया है, उनकी गुणा की। उनकी गुणा करते वक्त हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में अंतर है वो क्या था कि पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं तो सभी धनात्मक थी, लेकिन पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो जब हम पूर्णांकों के आपस में गुणा करते हैं तो जो समस्या आती है वो समस्या होती है, जो आप समस्या फेस करते हैं वो है कि जब इनका गुणनफल ज्ञात करें तो गुणनफल जो आता है उसके सामने चिन्ह कौन सा प्रयोग करें। यदि एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है और उनकी गुणा करनी है तो चिन्ह कौन सा उपयोग करें। यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो चिन्ह कौन सा उपयोग करें, या दो धनात्मक पूर्णांक है या दो से अधिक पूर्णांक है उनकी गुणा करें तो चिन्ह किस प्रकार लगाएं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा की जाती है तो गुणनफल में जो चिन्ह लगाया जाता है वो सदैव धनात्मक होता है। उदाहरण के तौर पे जब मैं 5 और 3 मेरे पास दो पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है तो गुणनफल सदैव धनात्मक ही आता है। 5 और 3 धनात्मक थे, धनात्मक चिन्ह को हम लिखते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों की आपस में गुणा की जाती है तो जो गुणनफल है उसका चिन्ह सदैव धनात्मक ही होगा। दोनों धनात्मक पूर्णांक उनकी गुणा करने पर जो गुणनफल है उसके सामने जो चिन्ह होगा वो धनात्मक। दो ऋणात्मक पूर्णांक है उनकी गुणा करने पर भी गुणनफल कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं -4 और -3 इनकी गुणा करता हूँ दोनों पूर्णांकों की, तो जो गुणनफल है वो सदैव धनात्मक होगा। 4 3 12, चिन्ह धनात्मक। दो बातें तो ये थी, दो नियम तो ये हैं। तीसरा, यदि हमारे पास एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक की धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो सदैव ऋणात्मक ही आएगा। जो गुणनफल है वो ऋणात्मक ही होगा। उदाहरण के तौर पे -5 × 3 15, साधारण गुणा कीजिए दोनों पूर्णांकों की, चिन्ह सदैव ऋणात्मक। कब? जब एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक इसी प्रकार से अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी गुणनफल हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। तो 4 बातें तो ये थी, आप समझ गए होंगे। पहला मैंने बताया कि यदि पूर्णांक धनात्मक हैं दोनों तो गुणनफल भी धनात्मक, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो भी धनात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो भी ऋणात्मक। तो ये तो बात थी दो पूर्णांकों की। लेकिन यदि हमारे पास दो से अधिक पूर्णांक हों या फिर ये कहिए कि हमें दो से अधिक पूर्णांकों की गुणा करनी है तो जो गुणनफल आएगा उसमें चिन्ह किस प्रकार लगाए जाएं देखते हैं। धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो धनात्मक पूर्णांकों में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि धनात्मक चाहे वो संख्या में 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं यदि सारे धनात्मक ही हों, अगर उनके हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव ही धनात्मक होता है। बात ऋणात्मक पूर्णांक की है कि ऋणात्मक पूर्णांकों का हम किस प्रकार ध्यान रखें कि गुणा करते समय यदि उनकी संख्या बढ़ती है तो किस प्रकार चिन्ह लगाया जाए। यहाँ हमने दो ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में देखा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा सदैव धनात्मक होगी। यदि 3 ऋणात्मक पूर्णांक हों, जैसा मैं अभी इस प्रश्न में ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ऋणात्मक पूर्णांक है ये तीनों ऋणात्मक पूर्णांक है और हमें इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करते वक्त दो तरीके हैं, या तो आप युग्म बना के दो की युग्म बनाइए। स्टार्टिंग में मैंने बनाया इन दोनों का युग्म, ये अकेला, तो इनकी गुणा कीजिए। चूंकि ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं इनकी गुणा 2 3 6 और ऋणात्मक जैसा कि मैंने बताया तो धनात्मक आएगा इनका गुणनफल।
गुणा में घटा 4। अब एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक, गुणनफल सदैव ऋणात्मक, तो 6 चौके 24। और इस प्रकार हमने निकाला इसका हल घटा 24। या फिर आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यदि 2 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक हैं किसी प्रश्न के अंदर, या जब हम गुणा करते हैं तो गुणा के दौरान यदि 2 से अधिक पूर्णांक आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें पूर्णांकों की संख्या गिननी है कि कितने पूर्णांक हैं जो ऋणात्मक हैं। 1 2 3। यदि इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न में ऋणात्मक पूर्णांक कितने हैं, 1 2 3 है। 3 एक विषम संख्या है, तो जब ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है किसी प्रश्न के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर जो गुणनफल में चिन्ह आएगा वो सदैव ही ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। बाकी आप साधारण गुणा कर दीजिए, 2 3 6 चौके 24, और चिन्ह का मैंने बताया ऋणात्मक ही आएगा। यदि किसी प्रश्न में जो पूर्णांक दिए गए हैं उनकी संख्या सम है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे लेता हूं और मैं यहाँ घटा 5 और कर देता हूं, तो ऐसी स्थिति में जो गुणनफल है वो सदैव धनात्मक आएगा। कब, जब पूर्णांकों की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी हो, सम हो। सम का अर्थ समझते हैं आप, 2 हैं 4 हैं 6 है 8। यहां हम देखते हैं 1 2 3 और 4, 4 ऋणात्मक पूर्णांक हैं और 4 एक सम संख्या है। इसलिए जब इनकी गुणा करेंगे इन पूर्णांकों की, तो जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा। तो इस प्रकार अगर हम इनकी गुणा करते हैं, साधारण गुणा कीजिए, 2 3 6 चौके 24 पंजे 120, और चिन्ह धनात्मक जिसे लिखते नहीं हम, तो हम ये कहेंगे कि इनका गुणनफल इन पूर्णांकों का कितना है, जमा 120 है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इन चिन्हों का उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार चिन्ह लगाए जाते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल सदैव धनात्मक, ऋणात्मक है तो भी धनात्मक। 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। और यदि संख्या अधिक है, पूर्णांकों की संख्या जिनके बीच हमें गुणा करनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कैसी है, हमें वो गिनने हैं। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो जो गुणनफल है उसमें सदैव क्या चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह। और यदि इनकी संख्या सम है तो गुणनफल में जो चिन्ह आएगा वो सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, मैं एक और उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, अगर हम यहां देखें तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इतना गुणनफल ज्ञात करना है। गुणा तो आप करना जानते हैं, बात सिर्फ चिन्ह की है कि गुणनफल में चिन्ह कौन सा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं उनको गिनना है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 ऋणात्मक पूर्णांक है, और चूंकि 5 एक विषम संख्या है इसलिए इनका जो भी गुणनफल आए, इनकी गुणा करने पर जो भी गुणनफल आता है वो कैसा आएगा, क्योंकि 5 विषम संख्या है और विषम की स्थिति में मैंने बताया था कि सदैव चिन्ह ऋणात्मक आएगा। अब ये और इनका गुणनफल जो भी है वो लेकिन होगा कैसा, ऋणात्मक। यदि इस क्वेश्चन में यहाँ हम इसको हटा देते हैं तो इस प्रकार अब हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 4 है, तो जो गुणनफल आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये तो चिन्हों की बात थी कि किस प्रकार हम चिन्ह हैं उसका पता करें कि धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह कब लगाए जाएंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 गुना घटा 1। अब यहाँ देखते हैं एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो साधारण गुणा कीजिए, 3 की और 1 की गुणा 3, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक आ जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में लेते हैं घटा 21 गुणा घटा 30। साधारण गुणा कीजिए 21 और 30 की 630, क्योंकि दोनों घटा के हैं तो गुणनफल कैसा, चिन्ह कैसा आएगा गुणनफल में, जमा का, तो इसका हल हुआ 630। आगे देखते हैं घटा 18 गुणा घटा 5 और गुणा में घटा 4। अब हम
पहले इनकी साधारण गुणा करते हैं, तीनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। चूंकि संख्या में 3 है तो सीधी सी बात है कि जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि विषम संख्या है 3। तो 18 5 90 चौके 360 और चिन्ह ऋणात्मक। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के और भी पार्ट हैं, आप जो अभी मैंने नियम बताए हैं उनके आधार पे उनको खुद सॉल्व करके देखिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आप उनको हल करना है और चिन्ह जो है वो किस प्रकार लगाने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है सत्यापन करना है। हमारे पास दिया गया है कि 18 गुणा 7 जमा घटा 3, दूसरी तरफ है 18 गुणा 7 जमा 18 गुणा घटा 3। हमें दिया गया है, इनका सत्यापन करने के लिए कहा गया है क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। यहाँ इनके बीच पूर्णांकों के बीच कुछ मूलभूत संक्रियाएं की गई हैं, जोड़ घटा गुणा जो भी आप देख पा रहे हैं। हमें बताना है कि दोनों पक्ष हैं वो बराबर हैं। तो पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे हल करते हैं। यहाँ देखते हैं 18 गुणा 7, यहाँ घटा 3, ये जमा ये घटा, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, इनका योग करना है। जब धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को और योग करना है तो सदैव घट जाती हैं संख्याएं और चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 7 में से 3 गई 4 और चिन्ह बड़ी संख्या के साथ जमा का है, तो हमारे पास क्या आया 4 धनात्मक। तो 18 गुणा 4 बराबर है 72। तो इस प्रकार हमने बायां पक्ष जो बाईं साइड है उसको जब सोल्व किया हमने तो हमारे पास मान आया है 72। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं और क्या मान आता है। यहाँ 18 गुणा 7 है, 18 और 7 की गुणा 126 जमा, यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में गुणा का चिन्ह है, हमें गुणा करनी है। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो चिन्ह आप समझ सकते हैं, एक जमा एक घटा, अर्थात घटा का चिन्ह आएगा, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह आएगा और इनकी गुणा करेंगे तो 18 3 54। अब 126 घटा 54, 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 5 गए 7। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों स्थितियों में हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वो 72 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष इसमें बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी भी पूर्णांक a के लिए घटा 1 गुणा a किसके समान है? किसी भी पूर्णांक के लिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी भी पूर्णांक के लिए, जहां a कोई पूर्णांक है। कहने का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब किसी पूर्णांक को जो कि a है उसकी घटा 1 के साथ गुणा की जाती है तो क्या आता है। घटा 1 की बात करते हैं। घटा 1 से जब किसी भी पूर्णांक की गुणा की जाएगी तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम का क्या अर्थ है वो भी देखेंगे। पहले हम इनकी गुणा करते हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इनकी गुणा कीजिए, ए की और ए की ए और चिन्ह ऋणात्मक। इस प्रकार हमारे पास इनका गुणनफल आया है घटा ए। घटा 1 और ए की गुणा घटा ए। अगर इसकी जगह ए की जगह मान लीजिए मैं कोई पूर्णांक लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ऐसी स्थिति में गुणनफल आएगा घटा 5। यदि ए की जगह मैं 7 ले लेता हूँ, ऐसी स्थिति में इनका गुणनफल घटा 7। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो पूर्णांक हैं जिनकी हमने घटा 1 के साथ गुणा की है, हम देखते हैं उस पूर्णांक का और उस गुणनफल का संबंध क्या है। यदि पूर्णांक a था गुणनफल घटा a, यदि पूर्णांक 5 है गुणनफल घटा 5, पूर्णांक 7 लिया गुणनफल घटा 7। इसका अर्थ क्या हुआ, घटा a का योज्य प्रतिलोम है, घटा 5 का योज्य प्रतिलोम है, घटा 7 का योज्य प्रतिलोम है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पूर्णांक की घटा 1 के साथ गुणा की जाती है तो हमें उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये देखते हैं। योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या है, योज्य प्रतिलोम
किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम वह पूर्णांक होता है जिसे उस पूर्णांक के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो हमें शून्य प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पे a में अगर मैं घटा a जोड़ता हूँ, a जमा घटा a इस प्रकार करता हूँ तो हमें शून्य प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब मैं 5 में घटा 5 जोड़ता हूँ तो भी शून्य, और 7 में घटा 7 जोड़ता हूँ तो भी शून्य, और अगर मैं 8 में घटा 8 जोड़ता हूँ तो भी शून्य। इसका अर्थ है कि किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यदि निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि उसका चिन्ह बदल दीजिए। यदि जमा 8 है तो उसका योज्य प्रतिलोम घटा 8, अगर जमा का 10 है तो योज्य प्रतिलोम घटा 10, और इसी प्रकार घटा 10 का जमा 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आशा है आप समझ गए होंगे। उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी का भाग है जो मैं बता चुका हूँ कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घटाए के साथ गुणनफल ये है। घटा 1 के साथ गुणनफल क्या है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जब हम घटा 1 के साथ किसी पूर्णांक की गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम होता है। अब हमें ये बताना है जो घटा 22 है किसके साथ गुणा की गई है कि गुणनफल ये आएगा। अब किसके साथ? घटा 1 की सीधी सी बात है, यहाँ देखेंगे इसका योज्य प्रतिलोम क्या है। घटा 22 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? 22 है। इसका अर्थ 22 से गुणा की गई है। 37 है, यहाँ 37 दिया है तो किससे गुणा की गई है? क्योंकि हमें पता है कि घटा 1 के साथ जब हम किसी पूर्णांक की गुणा करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो हमें उनका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है किससे गुणा की गई है? घटा 37 से। ठीक उसी प्रकार 0 की किससे की गई है? घटा 0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसलिए तीसरी स्थिति में 0। पहली स्थिति में 22 से गुणा की गई, दूसरे में घटा 37 से, और तीसरे में 0 से। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 था। आशा है आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।